हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन से चीज़ें डिस्कस करती हूँ, हायर एजुकेशन के बारे में आपको बताती हूँ, पीएचडी के बारे में, नेट के बारे में, आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी चीज़ें आसानी से मिलते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज के टॉपिक पे कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। आज मैं कोई पीएचडी एप्लीकेशन नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट, जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पीएचडी के लिए मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या हम बिना नेट के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, क्या हम अगर नेट है तभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीएचडी क्या है, पीएचडी कौन कर सकता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चाहे आप बीए करे हो, चाहे आप एमएससी करे हो, आप जो भी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नेट हो, स्लेट हो, गेट हो या कोई एग्ज़ाम निकाला हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और आप रिसर्च की फील्ड में आगे आ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो स्टूडेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो। बात हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं, अपने फाइनल सेमेस्टर में है, यानी कि अपने लास्ट ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपियरिंग में। अगर वो वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ पे पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन उनका हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप पीजी फाइनल में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी क्लियर मांगती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उनका क्लियर होना चाहिए, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी अपियरिंग में फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो अगर आपको इस तरह का बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो उम्मीद करती हूँ आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट नेट, स्लेट या गेट या किसी भी एनटीए या किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, उनके साथ क्या होता है पीएचडी में, वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आपने अपना नेट निकाल लिया है, आपने अपना नेट जीआरएफ निकाल लिया, आपने जेस्ट निकाल लिया, आपने गेट निकाल लिया है, तो यूनिवर्सिटी जब भी फॉर्म निकालती है तो वहाँ पे उनका एग्जामेशन वाले स्टूडेंट का अलग कॉलम देती है कि ये स्टूडेंट एग्जामेशन है, इन स्टूडेंट को एग्ज़ाम नहीं देना होता है, ये स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन इन द सेंस इनको भी इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू सबको देना होता है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट आए, चाहे वो किसी स्कूल में टीचर हो, चाहे वो किसी तरह की फेलोशिप ले रहा हो या डीएसटी फेलोशिप ले रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा हो, यानी कि नेट जीआरएफ कुछ भी हो, उसको इंटरव्यू देना होता है। तो अगर आपने अपना नेट जीआरएफ निकाला है, आपने स्लेट निकाला है, आपने गेट निकाला है, या फिर आपने एमफिल की है, तो भी आप यहाँ पे एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ता है। कोई पीएचडी में एडमिशन के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इंटरव्यू देने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में एडमिशन होने के बाद, यानी कि आपका पीएचडी में एडमिशन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको लेके स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने साल की पीएचडी होती है, कितना टाइम लगता है, क्या डिफरेंट सब्जेक्ट पे अलग अलग वेरी करती है। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि आपकी पीएचडी आपको कितना टाइम लेके जाएगी, यानी कि आपकी पीएचडी कितने टाइम में कर होगी। माना कि यूनिवर्सिटी अच्छे से काम करा रही है और आप खुद ही अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर नहीं हो, आप जा नहीं रहे हो, या फिर आप अपने प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट में नहीं हो और आपने अपना काफ़ी लंबा टाइम दे दिया, तो आपकी पीएचडी डेफिनेटली एक्सटेंड कर जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, आपको 3 से लेके 6 साल 7 साल आराम से लग सकते हैं। तो मोस्टली पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन 3 से लेके 6 साल ही होता है। 3 साल में लोग कहते हैं कि पीएचडी हो जाएगी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल काम है। होने को तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होगी, 3 साल में कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। करने वाले कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखेंगे 4.5 से 5 साल आराम से लग जाते हैं,
चाहे कितना भी कोई कहता रहे कि हम 3 साल में करा देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें फंस जाती हैं या फिर कोई भी चीज़ आती है तो 4 से 5 साल तो आपका आराम से लग जाता है अगर आप रेगुलर कंटिन्यू हो तो उसके बाद भी। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि 3 साल की ये कोई डिग्री है जो कि आपको 3 साल में दे दी जाएगी और आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप इस कन्फ्यूज़न से निकल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जेआरएफ फेलोशिप को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि फेलोशिप किस तरीके से मिलती है, कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि जेआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलती है या सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी फेलोशिप देती है। ये सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पीएचडी एडमिशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, सेमेस्टर होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बात करूँगी। यहाँ पे मैं बात सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में कर रही हूँ। वहाँ पे सबसे पहले आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना होता है जहाँ पे आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो चाहे आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे होंगे। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पार्ट टाइम पीएचडी कौन कर सकता है। पार्ट टाइम पीएचडी हर यूनिवर्सिटी में निकलती है लेकिन उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप कहीं गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं यानी कि कहीं गवर्नमेंट में टीचर हैं या फिर कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उस केस में आपको पार्ट टाइम पीएचडी मिलती है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जस्ट स्टूडेंट है और पीजी करके आप आए हैं, तो आपको पार्ट टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उनके बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको पार्ट टाइम पीएचडी मिलती है। तो पीएचडी में सबसे पहले आपको कोर्स वर्क अपना कंप्लीट करना होता है। जो पार्ट टाइम स्टूडेंट है वो भी उसको करते हैं, जो फुल टाइम स्टूडेंट है वो भी स्टूडेंट करते हैं। पार्ट टाइम स्टूडेंट मोस्टली कहीं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं तो उनको वहाँ से अपना एनओसी ला के देना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद उनको कोर्स वर्क करना होता है क्योंकि गवर्नमेंट में एक साथ आप 2 जगह एनरोल या फिर 2 जगह आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उनको एनओसी देना पड़ता है। यानी कि जो कोर्स वर्क है वो सबको करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि अगर हम कोर्स वर्क न करें तो ऐसा नहीं होता है, कोर्स वर्क सबको करना पड़ता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोर्स वर्क के बाद क्या होता है। उसके बाद रिसर्च रिव्यू होता है कि आपको रिसर्च रिव्यू करना होता है। इसका भी एक पेपर होता है कि आपको अपना जो भी आप काम करना चाहते हो, आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हो, उसका आपको पूरा रिव्यू बना के देना पड़ता है कि आप जो भी काम करने वाले हो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या गैप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होती है अपने रिसर्च रिव्यू में। रिसर्च रिव्यू आपका सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपकी सिनॉप्सिस सबमिट होती है, यानी कि आपका टॉपिक फाइनल किया जाता है कि आप इस टॉपिक पे पीएचडी करने वाले हो और आपको आगे 3 साल तक यानी 2 साल 3 साल तक आप जब तक अपना काम कर रहे हो तब तक आपको उस टॉपिक पे अपना काम करना है, उस पर आपको थीसिस लिखनी है और टाइम टू टाइम अपने गाइड को अपनी यूनिवर्सिटी में आपको अपना बताना पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, यह सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें जब अच्छे से कर लेते हो, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको थीसिस लिखनी होती है। थीसिस लिखने के बाद आपको उसको सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद आपको एक वाइवा देना होता है, उसके बाद आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। ये सारा प्रोसेस है। मैंने तो सिर्फ सिंपल बताया है, ये काफ़ी बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब पूरा अच्छे से बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैंने आपको मेन बताया है जो आप बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेरी कर रहे होते हो कि इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी को लेकर कंफ्यूज है वो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैं जल्दी ही लाइव करने वाली हूँ। तो अगर मैं लाइव के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं लाइव कब आऊँ, तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस लाइव में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस लाइव में आपको आंसर दे सकूँ, जो कि क्वेश्चंस मैं नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट मैं पढ़ पाती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ तो उसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं कुछ कमेंट्स दे देती हूँ रिप्लाई जो मुझे लगता है कि मुझे दे देना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ देती हूँ कि मुझे लगता है जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप उसके लिए ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।